5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। देखा जाए तो देश में तमाम समस्याएं हैं, इसके बावजूद देश की जनता ने बीजेपी पर ही भरोसा जताया। दूसरी ओर विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी। जनतंत्र टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि यूपी में जो प्रचंड जीत आप लोगों ने हासिल की है, उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में, जो पिछले 8 साल और 5 साल योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित के लिए बिना किसी भेदभाव के, ना जाति का भेदभाव, ना धर्म का भेदभाव, ना क्षेत्र का भेदभाव से जिस तरह से काम किया है, उसके कारण निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमको दोबारा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो देखा जाए तकरीबन 37 सालों बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा उसी सरकार को जिताया। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने इतिहास रचा है। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा जादू चला है दोनों राज्यों में? देखिए, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आज़ाद भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की समर्थन मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले देश के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में कुछ शब्द कहे थे कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित है, मेरी सरकार इस देश की महिलाओं को समर्पित है, मेरी सरकार इस देश के गांव को समर्पित है, मेरी सरकार इस देश के युवाओं को समर्पित है। तो निश्चित रूप से इन 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश में काम हुआ है, उसके कारण हम लोगों आज यहाँ इस स्थिति में पहुँचे हैं। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो के नेतृत्व में जो महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो एक खास बात है। जहाँ कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं को शिक्षा का स्तर थोड़ा कम है, महिलाओं को माना जाता है कि इनमें हर चीज़ों में अवेयरनेस कम है, उसके बावजूद मत प्रतिशत आप देखिए तो लगातार महिलाओं का बढ़ रहा है। इसके मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं थी, जो उनकी मूलभूत समस्याएं थी, उनका प्रधानमंत्री ने ये समाधान किया है। उदाहरण के तौर पे घर की रसोई की बात किया जाए तो उस रसोई में 2 चीज़ें मुख्य होता है, एक ईंधन और दूसरा राशन। ईंधन के अभाव में क्या हालत था और राशन के प्रबंधन में क्या हालत होती थी, देखते थे। मैं अगर किसी की बात ना करूं, मैं अपने स्वयं की गरीबी की बात करूं तो मैं देखता था कि मेरी माता जी उपली बेचने का काम करती थी और जब उपली का पहला पैसा मिले तो मेरे बहनों को देती थी कि जाओ महाजन के यहाँ आटा का पैसा दे दो, अभी मैं आ रहे तो बाकी पैसा देती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राशन से मुक्त किया, इससे महिलाएं चिंता मुक्त हुई। उसके बाद जाने के बाद हमने देखा था, अपनी माता का ही नाम मान लूँ, जाड़ा हो या बरसात हो, अगर रात को भोजन बनाती थी तो लकड़ी उपली गीली होती थी जाड़ा और बरसात में, तो वो करती क्या थी कि चूल्हे के अंदर, चूल्हा गर्म रहता रख देते थे, सुबह जलाने का काम आए। तो रसोई गैस कनेक्शन देके जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को उससे मुक्त किया। मैं तीसरी बात पे आता हूँ कि मेरी लगभग 9 साल की उम्र में मेरे पथरी का ऑपरेशन होना था। मेरी माता जी के पास पैसा नहीं था, मेरी माता जी ने 500-500 रुपये चंदा करके जिस तरह से मेरा ऑपरेशन कराया। आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 करोड़ से ज़्यादा परिवार को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया। अब निश्चित रूप से इससे महिलाएं चिंता मुक्त हुई हैं। साथ ही साथ अब शौचालय की बात करेंगे। शौचालय बड़े आदमी के लिए हो सकता है कोई मायने न रखती हो, लेकिन जरा हम लोग जब सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे तो हम लोग देखते थे, शाम को घर वापस जाते थे तो गांव के बाहर महिलाएं शौच के लिए बैठी रहती थी और जब गाड़ी की हेडलाइट जलती थी तो वो लोग उड़ जाते थे। उस अपमान से मुक्ति दिलाने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने किया। साथ ही साथ घर का सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करता है? बच्चे और महिलाएं। और सबको पक्का मकान दे के प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इस देश की महिलाओं को
5 मूलभूत चीजों से तनाव मुक्त किया है और सम्मान से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है, सम्मान से जीने का अवसर दिया है। निश्चित रूप से इसके कारण आज देश में माननीय भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री जी की के प्रति लोगों में विश्वास है, अथाह विश्वास है कि अगर इस देश की महिलाओं की मूलभूत समस्याओं का समाधान कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। और देश में जैसा कि आपने कहा, एक नहीं अनेक समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान अगर कोई कर सकता है तो पूरे देश को विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। शिवसेना सांसद हैं संजय राउत, उनका ये बयान आया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के लिए असदुद्दीन ओवैसी और मायावती को भारत रत्न देना चाहिए। देखिए, ये लोग सब नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, हारी मानसिकता के लोग हैं। इनसे किसी सकारात्मक बातों की उम्मीद नहीं करना चाहिए। मैं संजय राउत पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। उनको अपने पार्टी के स्थापना काल से लेके अपने उत्कर्ष स्तर तक का देखें कि उन्होंने उत्तर भारतीयों को किस प्रकार से उत्पीड़न किया है। ना तो वो महाराष्ट्र में छुपा है और न देश भर के, और विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों के साथ जो किया है वो छुपा नहीं है किसी से। देखा जाए तो आज भी देश में महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता की अगर बात करें या फिर 4 राज्यों की जनता, जहां पर पहले ही बीजेपी की सरकार थी, दोबारा जनता ने भरोसा जताया है। क्या आपको लगता है कि अब और बड़ी चुनौती हो गई है उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, क्योंकि दोबारा आप लोग सत्ता में आए हैं? देखिए, 2019 का चुनाव जीतने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि अभी हमने आकांक्षा पूरा किया है, अभी सपना को पूरा करना बाकी है। निश्चित रूप से पहले उत्तर प्रदेश की जनता को हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस प्रकार विपक्ष ने, विशेषकर समाजवादी पार्टी, सत्ता के लिए निःशुल्क चीज़ों का ऑफर किया, मुफ्तखोरी को और समाज को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार थी और उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको नकार दिया। और जहाँ तक से महंगाई और बेरोजगारी की बात है, हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो हमने 5 लाख नौकरी भ्रष्टाचार रहित दिया है, जात पात से मुक्त दिया है, भैया भतीजावाद से मुक्त दिया है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 17 में जीएसटी जब बैठ था, कलेक्शन 50,000 करोड़ था और आज कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर हुआ है और बिना टैक्स का रेट बढ़ाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि जो हमने 1.5 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार दिया है, उसके कारण उत्तर प्रदेश में व्यापार बढ़ा है और उस व्यापार के बढ़ने की वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बेरोजगारी समाप्त हो गई। बेरोजगारी है, निश्चित रूप से योगी जी ने जो एक योजना शुरू की थी, एक जनपद एक उत्पाद, वो अब रंग ला रहा है। उनके द्वारा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की, वो रंग ला रहा है। उनके द्वारा जो डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत की गई है, वो रंग ला रहा है। धीरे धीरे में उनके द्वारा जो एक इंटरनेशनल फिल्म सिटी की शुरुआत की, वो रंग ला रहा है। जेवर एयरपोर्ट जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना के हम जिस तरह से वहाँ पे व्यापार को बढ़ावा देंगे, सब रंग ला रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की ये बेरोजगारी भी दूर होगी। और महंगाई का जहाँ तक सवाल है, ये बात छुपी है कि महंगाई केवल एक देश के कारण नहीं होती। महंगाई के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद महंगाई नियंत्रण में है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि धीरे धीरे महंगाई और कम ही होगी। कुछ राजनीतिक पंडित हैं जिनका ये कहना है कि बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के पीछे बेदम विपक्ष का बड़ा हाथ है। देखिए, अब पॉलिटिकल पंडित क्या एनालिसिस करते हैं उनका विषय है। हम तो स्पष्ट जानते हैं कि जिस प्रकार से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज कायम किया, जिसके कारण कुछ लोग अब योगी जी को बुलडोजर बाबा भी कहने लगे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त किया है और जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में केंद्र की योजनाओं का, चाहे निःशुल्क राशन की बात हो, चाहे कोरोना मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, जिस प्रकार से धरातल पे उतारने का काम किया है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त किया है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त किया है, उसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है।
जिस तरीके से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की खासतौर पे चुनाव में जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस बार देखने में आया कि जातिवाद का मसला रहा नहीं, जाति खत्म हो गई एक तरीके से। इसका आप सबसे बड़ा श्रेय बीजेपी को देंगे या विपक्षी दलों को? इसका सबसे बड़ा श्रेय है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि आप डे वन से उठा के देख लीजिए, 2014 से लेके आज हम 2022 में बैठे हैं, हमारी कोई भी योजना में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। जिनको आवश्यकता है हमने उसके लिए काम किया। और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक आधार है, अंत्योदय, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हमने उसके उत्थान, कल्याण और विकास के लिए काम किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश एक लंबे समय के बाद जातिवाद से मुक्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक साजिश के तहत मेरा आरोप है समाजवादी पार्टी पर, बहुजन समाज पार्टी पे, कि लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटी के लिए उत्तर प्रदेश में जातिवाद को बढ़ावा दिया, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया, धर्म को बढ़ावा दिया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश जात पात से मुक्त होकर और क्षेत्रवाद से मुक्त होकर विकास के मुख्य धारा में दौड़ रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का एक प्रथम राज्य बनेगा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। अब तो योगी जी ने सभी बुलडोजर को भी रिपेयर करवा लिया है। उत्तर प्रदेश की इस जीत में बुलडोजर का कितना बड़ा हाथ था? देखिए, बुलडोजर को लेके भी विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता परिपक्व है, समझती है कि हमने बुलडोजर किस पे चलाया। उत्तर प्रदेश के माफियाओं पे, जो उत्तर प्रदेश के मान सम्मान से समझौता कर रहा था, जो खिलवाड़ कर रहा था, जो कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहा था, उस पे चलाया। और फिर हम दावे से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था से जो खिलवाड़ करेगा, हम बुलडोजर चलाएंगे। उत्तर प्रदेश में माफिया राज मुक्त करने के लिए हमको बुलडोजर चलाना पड़ेगा, हम चलाएंगे। उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने के लिए हमको बुलडोजर चलाना पड़ेगा, हम चलाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से हम उस पर अपने कोई समझौता करने वाले नहीं है। तो लगातार अखिलेश यादव योगी जी का नाम बुलडोजर बाबा के तौर पर रख दिए थे, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने योगी जी का नामकरण किया, जीत में वो भी एक बड़ा योगदान रहा? नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता देख रही थी कि अखिलेश जी किसके साथ खड़े हैं। जब किसी माफिया पे कार्रवाई होती है तो उनको पेट में दर्द होता है, और जब प्रदेश में आतंकवादी घटना करने वालों से मुकदमा वापस लेते हैं तो अखिलेश जी उनके साथ खड़े नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता परिपक्व है, इसीलिए अखिलेश जी, अब इनका तीसरा गठबंधन था। पहले कांग्रेस से गठबंधन किया, वो फेल रहा, फिर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया, वो फेल रहा, और इस बार छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, फेल रहा। आप कल्पना करिए उत्तर प्रदेश की जनता और मतदाता कितने जागरूक हैं, कितने समझदार हैं। वो इस चीज़ को समझते हैं कि सारे के सारे गठबंधन केवल सत्ता के लिए है, समाज के लिए नहीं है। ये सच है कि इस बार के चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या रही है और लोगों ने कानून व्यवस्था को तवज्जो भी दिया है, लेकिन देखा जाए तो इसके अलावा भी कई और बड़ी समस्याएं हैं। क्या आपको लगता है कि अब बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने उसको पूरी करने की, खत्म करने की बाकी समस्याओं को? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को हम पर भरोसा है। उनको उम्मीद है कि जो पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने राज किया, जिनकी सरकारें रही, जिनके कारण इस समस्याएं से हुई है, उस समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, योगी और मोदी की जोड़ी कर सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास दिलाया है और आशीर्वाद दिया है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पीछे भी हम आपके विश्वास पे खरे उतरे थे, आगे भी हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे, आपके विश्वास पे हम धक्का नहीं लगने देंगे। यूपी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता रहा है और यही कहा जा रहा था, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि वाकई प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? देखिए, प्रशांत किशोर शुद्ध रूप से कोई पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं। वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट काम देखते हैं और अब वो उनका भी दुकान बंद करने का समय आ चुका है।
और ये हर चुनाव को किसी न किसी चुनाव का सेमीफाइनल बताते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। हम सब चुनाव को पूरी संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं और हमारा जो भी चुनाव आगे आएगा, हम अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से 14 के बाद से इस देश की जनता ने मोदी जी पे और भाजपा पे भरोसा किया है, आगे भी उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई सरकार वहां पर वापस आई हो। इसके लिए आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा जो श्रेय है वो किसको जाना चाहिए? मैंने कहा ना, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2014 के बाद इस देश में एक नया राजनीतिक परिवेश, एक नया राजनीतिक बदलाव आया है। इस सब का अवसर है और आगे आगे आप देखते जाइए होता क्या है। अभी बहुत सारा इतिहास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में लिखना बाकी है। हालांकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री वहां से हार गए हैं और सब लोगों की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री होगा कौन। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब एक और बड़ी चुनौती है उत्तराखंड में? नहीं, कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है साहब, संगठन की पार्टी है। हमारे पास ना नेता की कमी है, ना नीयत की कमी है। इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने बड़ी संख्या में वहां पर सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके का स्कोप पंजाब में है भारतीय जनता पार्टी को लेकर? निश्चित रूप से आने वाले समय में स्कोप बहुत बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने अकेले दम पे लड़ी है। पिछले अकाली दलों के संबंध के कारण हम लोगों का अपना संगठन वहाँ कुछ कमज़ोर रहा होगा। अब निश्चित रूप से माननीय नड्डा साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन विस्तार भी हो रहा है, विस्तृत भी हो रहा है और मजबूत हो रहा है। आने वाले समय में पंजाब में हम एक मुख्य दल के रूप में रहेंगे और आएंगे भी। इसके अलावा अगर त्रिपुरा की बात करें, आपके पास जिम्मेदारी त्रिपुरा की भी है और अगले साल वहां पर भी चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं, खासतौर पे अगर त्रिपुरा की बात करें? देखिए, मैं अभी वहाँ पे नगर निकाय का चुनाव हुआ और नगर निकाय का चुनाव सबसे छोटा चुनाव होता है और आपने देखा कि 334 नगर निकाय में हमने 329 जीते हैं। उसके अलावा पंचायत का चुनाव हुआ, पंचायत के चुनाव में भी हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं। तो जिस तरह का वहाँ का नीचे का वातावरण है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं को वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय विप्लव जी के द्वारा जमीन पे उतारा गया है, वहाँ पर जिस प्रकार से काम किया गया है, हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं उत्तराखंड की तरह त्रिपुरा में भी हम रिपीट करेंगे। यूपी, क्योंकि आप यूपी से ही आते हैं तो यूपी से सवाल करना बनता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मैं बदला नहीं हूं और मुझे पता है कि राजनीति में आगे क्या कुछ करना है। एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़ा किया और कहा कि आगे भी मैं बीजेपी को हराने के लिए काम करता रहूंगा। बीजेपी को हराने के लिए बहुत सारे लोग लगे हैं, वो भी शामिल हो जाएं। और उन्होंने इस बार भी बड़ी लंबी लंबी चुनौतियां दी थी और अपनी भी सीट नहीं बचा पाए। इसलिए राजनीति तो चलती रहती है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटी हैं और ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। देखिए, हमको इस बात का दम्भ नहीं है, हमको अभिमान है उत्तर प्रदेश और देश की जनता पर। उनका हम अपना काम करते रहेंगे और जब तक उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा हम काम करते रहेंगे। प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रिय थी। जगह जगह पर उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में जादू चलाने का प्रयास कर रही थी उसमें कामयाब नहीं हो पाई? देखिए, उत्तर प्रदेश की जब बात हो तो कांग्रेस की बात करना पूरी तरह से बेईमानी है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो और चाहे देश हो, जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश को विभाजित करने का काम किया, अपने सत्ता के लिए जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर बांटने का काम किया, वो इस सब जनता ने देखा है। वो पहले उत्तर प्रदेश या कहीं खड़ा करने से अच्छा है, लड़ने से पहले वो पहले अपने कांग्रेस के आंतरिक विषयों को निपटाएंगी तो मुझको लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि काशी मथुरा में काम चल रहा है,
अयोध्या और काशी में काम चल रहा है, मथुरा अभी बाकी है। अब तो बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई, क्या मथुरा को भी आगे डेवलप करने का, सजाने का, विकास करने का काम बीजेपी करेगी? देखिए, मथुरा में हम लोगों ने प्राधिकरण बना दिया है और वहाँ पे सुंदरीकरण का काम शुरू है। और केवल काशी, मथुरा, अयोध्या की बात नहीं है, हम पूरे देश में भारत की जो गौरवशाली संस्कृति है उसको स्थापित करने के लिए जो करना है करेंगे। आप देख लीजिए, बाबा केदारनाथ धाम को देख लीजिए, बाबा अमरनाथ की धाम को देख लीजिए। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की जो गौरवशाली और वैभवशाली संस्कृति है उसको स्थापित करने का काम भी चल रहा है, वो किया जाएगा। कोरोना काल में जिस तरीके से योगी जी ने घर घर जाकर काम किया था, क्या आपको लगता है कि यही वो वजह थी जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना, या फिर विपक्ष सरकार की जो खामियां थी उसको जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाया? देखिए, भी कोरोना काल की बात करेंगे तो विपक्ष पूरी तरह से क्वारंटाइन हो गया था। उस समय एक योगी की तरह, मुख्यमंत्री की तरह नहीं, एक योगी की तरह, एक संत की तरह जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने का काम किया है, सेवा किया है, उसका केवल देश नहीं दुनिया ने तारीफ किया है योगी जी का। तो जीतने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण ये भी है, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल जनसंख्या वाले प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का प्रबंधन योगी जी ने किया है, उसके देश और दुनिया ने बड़ी मुक्त कंठों से प्रशंसा की है। जीत के बाद विपक्षी दल, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर तमाम विपक्षी दलों ने ईवीएम पर भी सवाल खड़ा किया, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में ईवीएम पे सवाल सबसे पहले खड़ा किया था केजरीवाल ने। अब केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए, अगर ईवीएम में बेईमानी होती तो दिल्ली में दोबारा तुम कैसे रिपीट करते, पंजाब में कैसे आते? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाती है कि आके हैंग करके दिखाओ, निर्वाचन आयोग चुनौती देता है कि हैंग करके दिखाओ, तो सब लापता हो जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश भर के लाखों कर्मचारियों का ये अपमान है जो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से चुनाव संपन्न कराते हैं और चुनाव के बाद परिणाम आने से पहले जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, मशीन पर नहीं है, सवाल उन लाखों कर्मचारियों की मेहनत है जिस पर ये लोग सवाल खड़ा करते हैं। और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती तो अखिलेश जी 111 सीट कैसे जीतते? चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो या फिर मणिपुर हो, आप लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा काम आप लोगों ने किया था जिसकी बदौलत जनता ने भरोसा दिखाया? देखिए, हमने जो, मैं पहले कहा फिर कह रहा हूं, जो इस देश की मूलभूत आवश्यकता और विशेष करके महिलाओं की जो मूलभूत समस्या थी, जो गरीबों की मूलभूत समस्या थी, जो किसानों की मूलभूत समस्या थी, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने समाधान किया है। आज़ाद भारत में किसान सम्मान निधि हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, चाहे बीज से लेके बाजार तक हो, चाहे खेत से लेके खलिहान तक हो, अगर किसी ने किसानों को मजबूत किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो निश्चित रूप से जिसके कारण अब देश की जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी पे, माननीय भारतीय जनता पार्टी पे बरस रहा है। उनका आशीर्वाद है, हम जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। यूपी में दर्जन भर से अधिक मंत्री हार गए, इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, वो उसका चिंतन का विषय है, वो पार्टी उसका चिंतन करेगी, देखेगी क्या कारण है। आखिरी सवाल अब आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश में क्योंकि फिर से आप सरकार बनाने जा रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है और ऐसा कौन सा काम है जो आगे चल के आप लोग पूरा करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, उत्तर प्रदेश को एक मजबूत उत्तर प्रदेश बनाना और उत्तर प्रदेश में रोजगार के इतने अवसर पैदा करना जिससे कि जो उत्तर प्रदेश के गरीब हैं, अन्य प्रदेशों में काम करने जाते हैं, वो अपने ही प्रदेश में, अपने ही गांव घर में रह के काम करें, अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करें। उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाना और उत्तर प्रदेश को देश में पहला राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है, वो करेंगे हम लोग। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।